स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, हम प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं और यहीं पर हमने शुरुआत से ही सारी खोज वगैरह जो है वो की हैं। इसके बाद हमने अपनी खोजों का दायरा आगे बढ़ाया और हम स्पेस तक पहुँचे। आज हम डीप स्पेस तक पहुँच चुके हैं, एलियंस के बारे में जानते हैं, अलग अलग ग्रहों की, प्लैनेट्स की खोज करते हैं। लेकिन आज भी हमारे सामने होने के बावजूद हमारे जो ओशियंस हैं, हमारे महासागर हैं, बताया जाता है 80% करीबन हमारे महासागरों का जो हिस्सा है वो आज भी अनमैप्ड है, अनएक्सप्लोर्ड है और अनऑब्जर्व्ड है। उन तक हम आज भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाए हैं और ये महासागर ही हैं जो कई सारे रहस्य अपने अंदर दबाए हुए हैं। ऐसे ही एक रहस्य में से एक है बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, आपने इसके बारे में इसका नाम ज़रूर सुना होगा। ये दुनिया का वो हिस्सा है जो सदियों से, हमारे महासागरों के बीच में एक ऐसा हिस्सा जो सदियों से रहस्यों का एक घर बना हुआ है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गायब हुए, पानी में चलते हुए जहाज, बड़े बड़े जहाज, अनसिंकेबल शिप्स गायब हुए, ऊपर से उड़ते हुए विमान, प्लेन, वो गायब हो गए। लेकिन इनके पीछे का असल जो राज है वो क्या है, इसके ऊपर से हाल ही में पर्दा उठाया गया है। इसे बताया है एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने। तो आखिर ऐसे क्या दावे हैं उस ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के, ये आज आपको बताने वाले हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में आज आपको एक एक केस बताएंगे कि आखिर शुरुआत से, इसके इतिहास से लेकर अभी तक कितने केसेस रहे हैं लेटेस्ट तक। और दूसरी चीज़, उस ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर ये दावा जो है वो कैसे किया है, किस एक और मिस्टीरियस सी एरिया को लेकर किया है। एक और ऐसी उन्होंने जगह बताई है कि अगर बर्मुडा ट्रायंगल में मिस्ट्रीज़ हैं तो क्या इस जगह पे भी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रडिक्शंस है। सारी चीज़ें आज आपको यहाँ पता चलने वाली हैं, पूरी रिपोर्ट आपको पता चलेगी और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि एक एक केस बर्मुडा ट्रायंगल का कैसे रहा है, क्या इसके साथ सारी कहानियाँ जुड़ी हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत करें उसके पहले बर्मुडा ट्रायंगल क्या है इसके बारे में जान लीजिए। अटलांटिक ओशियन के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर बर्मुडा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के बीच में एक इस तरह का त्रिकोण बनता है और ये त्रिकोण है करीबन 4,40,000 मील के सी एरिया में फैला हुआ है। ये पूरा इसका एरिया है, बहुत बड़ा एरिया। कई सारे यहाँ पे अंडर सी रिजेस हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं। इस तरह की चीज़ें हैं कि लोग वहाँ से जब निकलते हैं तो तेज़ अचानक हवाएं चलने लगते हैं और ये पूरा एरिया ही ऐसा है, जोग्राफिकल कंडीशंस उसकी इस तरह की हैं। इसके बावजूद ये एरिया जो है इतना बड़ा, ये बिजीएस्ट शिपिंग रूट बताया जाता है। बहुत बिजी शिपिंग रूट है। यहाँ से तमाम सारे हर रोज़ प्रतिदिन बताते हैं सैकड़ों जहाज़ निकलते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, कैरेबियन जाते हैं। और ये सारे जो जहाज़ हैं, चाहे पानी में हो या हवा में हो, ये पूरा इनका रूट बताया जाता है। तो बिजीएस्ट रूट है। अब बर्मुडा ट्रायंगल की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उस पर आते हैं। तो ये साल था 1492, 1492। क्रिस्टोफर कोलंबस का आप सभी ने नाम सुना होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस दरअसल अपनी पहली ट्रांस अटलांटिक यात्रा पर थे। समंदर के जरिए के रास्ते वो निकले हुए थे यात्रा पर। इस समय जब वो इस एरिया में पहुंचते हैं, बर्मुडा, पोर्टो रिको और आपका जो फ्लोरिडा है, इसके बीच में जो त्रिकोण बनता है। अच्छा, इस समय पर इस पूरे ट्रायंगल का नाम, उस सी एरिया का नाम बर्मुडा ट्रायंगल नहीं रखा गया था। तो ये जो एरिया था वो दरअसल जब यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने अपनी लॉग बुक्स जो थी क्रिस्टोफर कोलंबस की, उसमें नोट किया। और नोट डाउन उन्होंने क्या चीज़ की थी, उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में यहाँ पे कुछ अलग तरह की रोशनियाँ दिखती हैं। अजीब तरह से कुछ तारे हैं जो ऊपर आसमान में दिखते हैं, जो मूव करते हैं। पानी से कुछ रोशनी निकल के ऊपर आसमान की तरफ तेज़ी से बढ़ती है, जाती है और दूर कहीं मोमबत्ती के जैसी लाल लाल जो रोशनियाँ हैं वो दिखाई देती हैं। अब ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी लॉग बुक में उस समय 1492 में नोट डाउन की। बाद में आगे जाके जब साइंटिस्ट ने इन लॉग बुक्स को देखा, उसमें से इन चीज़ों को जब पढ़ा, तो अनुमान ये लगाया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि कहीं ये कोई दूसरे शिप्स की, उस समय पर जो बाकी और शिपिंग रूट्स होंगे, उनकी कहीं कोई लाइट्स हो सकती हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये जो एरिया है, यहाँ पे यूएफओस को उड़ते हुए देखा गया है। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने कुछ और नहीं, यूएफओ ही देखा था। ये सब चीज़ें हुई, लेकिन ये पहला अकाउंट था बर्मुडा ट्रायंगल से रिलेटेड। आपको बता दें, ये पहली बार था जब इसके रहस्य का एक तरह से जिक्र हुआ। यहाँ से अब करीबन 380 साल बीतते हैं। 380 साल बाद 1872, साल 1872 आता है। एक जहाज था मैरी सेलेस्टी। मैरी सेलेस्टी दरअसल न्यूयॉर्क से जेनेवा, इटली जा रहा था। ये जो जहाज़ था, इसके कैप्टन थे बेंजामिन ब्रिक्स, अपनी वाइफ के साथ में, अपनी 2 साल की बेटी के साथ में, और करीबन 7 क्रू मेंबर्स उनके साथ में थे। अच्छा, इसके साथ में उनके इस पूरे जहाज़ के अंदर
रॉ अल्कोहल के जो वेसल्स थे वो भी रखे हुए थे तमाम सारे। तो ये जहाज़ अपने कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के साथ यहाँ से निकल चुका था, ये लोग आगे जा रहे थे, लेकिन इसके बाद इन लोगों का कुछ पता नहीं चला। कुछ समय के बाद 4 दिसंबर वही साल 1872 में एक और ब्रिटिश शिप थी, डी ग्रेटिया। डी ग्रेटिया ने मैरी सेलेस्टी को एजोर आइलैंड्स के पास में तैरता हुआ पाया। अच्छा, अब ये आप देखिए कि ये शिप जो था ये यहाँ पे मिल गया, ये तैरता हुआ इसको पाया गया, लेकिन जब वो शिप पे पहुँचा गया तो वहाँ पे सारी लाइफ बोट जो थी वो गायब थी। वहाँ से कोई जो वेसल्स रखी हुई थी अल्कोहल की, उनमें से बताते हैं कि 9 ऐसे बैरल्स थे वो गायब थे। उसके अलावा एक भी शख्स वहाँ पे नहीं था, कोई इंसान नहीं था, यानी बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी वाइफ, उनकी 2 साल की बेटी, 7 क्रू मेंबर, ये सब के सब गायब थे। कोई भी पायरेट अटैक का निशान नहीं था, क्योंकि पायरेट अटैक का जिक्र इसलिए हुआ था कि उस जहाज़ के ऊपर एक तलवार मिली हुई थी, एक स्वॉर्ड थी जो कि वहाँ पे मिली, लेकिन कोई पायरेट अटैक का निशान नहीं था, क्योंकि कोई भी क्रू का सामान जो था वो गायब नहीं हुआ था। जो उनके एसेंशियल गुड्स थे वो सब चीज़ें वहाँ पे थी, उनका सारा का जो सामान था वो सब वहाँ पे था। तो लोगों ने यहाँ पे थ्योरीज बनाई कि भाई ये एलियन एब्डक्शन है, यहाँ पे जो एलियंस हैं वो ले गए हैं इन लोगों को, शिप को वहीं पे छोड़ गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये जाइंट स्क्विड का अटैक होगा। कुछ लोगों ने इसको इस एरिया से बर्मुडा ट्रायंगल से भी कनेक्ट करके देखा, नाम अभी भी नहीं रखा गया था बर्मुडा ट्रायंगल। तो खैर ये सारी चीज़ें यहाँ पे उठी, लेकिन इसके बाद 13 साल करीबन निकलते हैं। मैरी सेलेस्टी क्योंकि मिल चुका था ये जो जहाज़ था, ये देखा गया इस जहाज़ के साथ में कि ये लोग तो नहीं मिले। 13 साल के बाद में एक और कैप्टन इसका हुआ करता था, मैरी सेलेस्टी का। 1885 में उसने क्या किया था, और शायद इसके इतिहास को देखते हुए ये किया गया था या क्या था, उसने क्या किया कि जानबूझकर हैती के कोस्ट पर इस जहाज़ को ले गया और वहाँ पे इसके साथ में तोड़फोड़ की, खुद से ही एक कैप्टन ने। उसके बाद वहाँ से गायब हो गया था। बाद में आके उसने बताया कि यहाँ पे ये जो मेरा जहाज़ है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, और क्यों किया गया था उसके द्वारा, ये उस कैप्टन के द्वारा, जिससे कि वो इंश्योरेंस क्लेम कर पाए। तो ये इंश्योरेंस पाने के लिए, इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए उसने ये किया था। अब ये यहाँ देखने लायक होगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो पता चलता कि 1872 में जो बेंजामिन ब्रिग्स के साथ हुआ, क्या ये भी इसलिए किया गया था कि ऐसा ही कुछ वहाँ पे हुआ था। क्योंकि ये जो रहस्य है बेंजामिन ब्रिग्स के गायब होने का, उनके परिवार के, उन लोगों के, मैरी सेलेस्टी से, ये यहाँ पे रहस्य बन गया था। तो ये एक और दूसरा अकाउंट है जो बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ा है। अच्छा, यहाँ से अब 9 साल निकलते हैं। 1881 आता है। 1881 में एक और घटना सामने आती है। एलन ऑस्टिन नाम की एक शिप थी। एलन ऑस्टिन, दरअसल ये जो जहाज़ था ये यहाँ से जब निकल रहा था इस एरिया से, बर्मुडा ट्रायंगल के इस पूरे एरिया से, तो उन्हें एक जहाज़ यहाँ पे मिला। जब ये जहाज़ था जिसमें कोई भी लोग नहीं थे, जब वो वहाँ पे मिले तो कैप्टन बेकर थे एलन ऑस्टिन इस जहाज़ के अंदर। कैप्टन बेकर ने 2 दिन तक यहाँ पे उस एरिया से निकलते हुए इस जहाज़ को देखा, इसके पास पहुँचे। पास पहुँचने के बाद उन्होंने अपने शिप से कुछ लोगों को इस जहाज़ के अंदर चढ़ाया, देखने के लिए कि आखिर क्या है वहाँ पे, कुछ है अंदर या नहीं। अंदर क्रू को सारी चीज़ें ठीक ठाक मिली, कोई भी ऐसी अलग तरह की चीज़ नहीं थी कि किसी का पायरेट अटैक हुआ हो या कुछ गलत चीज़ें हों वहाँ पे। तो ये सब जब नहीं था कुछ, तो अपने क्रू मेंबर्स से उन्होंने कहा कि तुम लोग इस जहाज़ को अब साथ में, हम दूसरे जहाज़ से जा ही रहे हैं अपने वाले से, अपने एलन ऑस्टिन से, तुम इस जहाज़ से आगे चलो और हम ले चलते हैं इसको किनारे पर। जब ये यहाँ से निकले, इसके बाद सडनली उस एरिया में, बर्मुडा ट्रायंगल में, एक तूफ़ान आता है और उस तूफ़ान में ये जो दोनों जहाज़ थे वो अलग हो जाते हैं। इसके बाद ये बताया जाता है कि ये शिप एक बार दोबारा मिला, लेकिन उसमें वो लोग नहीं थे जो इनके क्रू मेंबर्स इन्होंने चढ़ाए थे। यानी एलन ऑस्टिन ने जो लोग वहाँ पे चढ़ाए थे उस जहाज़ में, वो वहाँ पे नहीं थे। शिप एक बार फिर से मिल गया था, लेकिन लोग फिर से गायब थे। तो ये एक और घटना है जो सामने आती है बर्मुडा ट्रायंगल से ही रिलेटेड। अच्छा, इसके बाद करीबन 37 साल निकलते हैं। 37 साल के बाद 1918 आता है। 1918 में अब ये यूएसएस साइक्लोप्स का केस है। यूएसएस साइक्लोप्स, आप ये देखिए, यूएस नेवी का एक बहुत बड़ा फ्यूल शिप था। यानी कि ये तो बर्मुडा ट्रायंगल का एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस केस बताया जाता है इसको आज तक, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर्स थे, इसके भी सबूत मिलते हैं। यूएसएस साइक्लोप्स यूएस नेवी का एक बहुत बड़ा फ्यूल शिप ब्राज़ील से बाल्टीमोर जा रहा था। बर्मुडा ट्रायंगल से इसको पूरा गुजरना था, ये जो एरिया था। अच्छा, इस शिप के अंदर 10,800 टन मैग्नीज ओर और 309 क्रू मेंबर्स थे। अब देखिए, बहुत बड़ा शिप था, काफ़ी सारे लोग थे, 309 लोग, 10,800 टन मैग्नीज ओर, तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन जब ये शिप यहाँ से निकला है, इसने अपना पूरा जो सिग्नल था वो दिया है और बताया है जो सेंटर था उसको कि सब कुछ ठीक है,
लेकिन इस सिग्नल के बाद में इसका आखिरी मैसेज था, उसके बाद इसका कोई मैसेज नहीं आया, ना ही कभी ये शिप देखा गया, ना ही इसके कोई लोग देखे गए। ये अचानक रहस्यमय तरीके से रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो जाता है। उसका एक भी कुछ भी हिस्सा नहीं मिला, जहाज तक का कोई रैकेज नहीं मिला, कोई क्रू मेंबर नहीं मिला। कैप्टन का जो डिस्ट्रेस कॉल था, कोई कॉल इस तरह का सामने सेंटर के पास नहीं आया कि कभी ये किसी घटना में हो, कभी कुछ गलत हुआ उसके साथ, और किसी भी दूसरे आसपास के शिप से भी, क्योंकि ये बिजी शिपिंग रूट है, तब भी वहाँ पे भी उनको भी कोई डिस्ट्रेस कॉल या कोई इस तरह का रेडियो सिग्नल नहीं भेजा गया था। तो सवाल यही खड़ा हुआ कि आखिर ये जो यूएसएस साइक्लोप्स था ये गया कहाँ, इतना बड़ा शिप। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी जो बर्मुडा ट्रायंगल के साथ जुड़ी रही। सिर्फ 3 साल निकले थे यहाँ से। 31 जनवरी 1921 में कैरोल डीरिंग नाम की एक और शिप थी, जिसको बताते हैं कि इलीगल अल्कोहल को यहाँ से भेजने के लिए, स्मगलिंग के लिए यूज़ किया जाता था। ये जो कैरोल ए डीरिंग थी, इसको नॉर्थ कैरोलिना के पास में तैरता हुआ पाया गया। इसमें भी कोई लोग नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे जो जितना भी सामान था इन लोगों का, इन्वेस्टिगेटर्स जब इस शिप पे चढ़े थे तो इसमें जितना भी सामान था तो वो सब का सब गायब था। लॉग बुक्स, लाइफ बोट्स, सब कुछ चीज़ें गायब थीं, कोई भी लोग नहीं यहाँ पे दिख रहे थे। इस टाइम पे बताते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास, इस इलाके में इस टाइम के आसपास में 9 घटनाएं हुई थी इस तरह की, जहाँ पे शिप मिल रहे हैं लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लगातार हुई। 24 साल यहाँ से निकलते हैं। अब ये जो केस है ये एक तरह से सबसे बड़ा केस आज तक का माना जाता है। दिसंबर 1945 में फ़्लाइट 19 दरअसल एक यूएस का ही एक ट्रेनिंग थी फ़्लाइट्स की। तो फ़्लाइट 19 फ्लोरिडा से करीबन 5 नेवी बॉम्बर्स जो थे, 14 उसमें फाइटर पायलट्स जो थे वो चढ़ते हैं। ट्रेनिंग एक मिशन था, बहामास के ऊपर से इन्हें उड़ान भरनी थी और यहाँ से निकलना था बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से। करीबन 1 घंटे के बाद में कैप्टन ने यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट किया इन 5 बॉम्बर प्लेन्स में से। उसने कहा कि हमारे जो कंपास हैं वो ख़राब हो रहे हैं, कंपास ख़राब हो रहे हैं, फ्यूल कम है और तेज़ हवाएं जो हैं वो अचानक चलने लग रही हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई। अब एयर स्टेशन जो था नीचे, जो एटीसी था, तो उन्होंने जब ये चीज़ें देखी तो उन्होंने पायलट्स की बातें भी सुनी। वहाँ पे पायलट्स आपस में बातें कर रहे थे कि हम रास्ता भटक चुके हैं, हमें नहीं पता, हमारे पास फ्यूल भी कम है और ये किस तरह की हवाएं हैं जो पहली बार हम इस तरह की कुछ हवा देख रहे हैं। नेवी ने यहाँ पे रेस्क्यू प्लेन्स जो थे वो भेजे, शिप्स को भेजा, सबमरीन्स को भेजा, लेकिन ये सारी चीज़ें भेजने के बावजूद, एक मैसिव सर्च करने के बावजूद, ये जो प्लेन्स थे ये मिले नहीं। इनमें सिर्फ एक प्लेन था जो कि उसके एक जो पायलट थे, जो कैप्टन थे, वो बाद में मिले हैं। उनके बारे में एक डिटेल एपिसोड आपके लिए बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा था यहाँ पे। तो खैर ये सब चीज़ें थी जो यहाँ पे हुई। फ़्लाइट 19 के ट्रेनिंग मिशन के दौरान बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते हुए ये विमान गायब हो गए। इसमें सिर्फ एक सर्वाइवर थे, ड्रेनॉन शायद उनका नाम है, तो वो मिले थे सिर्फ। तो ये एक और केस था जो यहाँ पे हुआ और सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गया। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी है फ़्लाइट 19 के इस पूरे केस के अंदर, कि इन प्लेन्स को देखने के लिए शुरुआत में 2-3 और सर्चिंग प्लेन को भेजा गया था, लेकिन वो जो प्लेन्स थे उनमें से भी एक प्लेन गायब हो गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। बर्मुडा ट्रायंगल जो था वो अब लोगों के जहन में एक तरह से उतर चुका था। लोग इसको रहस्य की तरह समझने लगे थे, मानने लगे थे, और कहीं ना कहीं अब लोग इस पर लिखने भी लगे थे। टीवी पे इंटरव्यूज़ होते थे अलग अलग लोगों के। ये सारी चीज़ें शुरू हुई और 1964 वो साल था जब पहली बार ये जो नाम था बर्मुडा ट्रायंगल, इसको टर्म किया गया, इसको दिया गया। बर्मुडा ट्रायंगल दरअसल ये जो नाम था वो विंसेंट गरीज एक साइंस फिक्शन राइटर थे। उन्होंने अपनी अर्गोसी मैगजीन में एक आर्टिकल जो था वो लिखा था, द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल, और वहाँ पे उन्होंने इस पूरे टाइटल के अंदर इस टर्म को नाम दिया था, क्योंकि यहाँ आप फ्लोरिडा, यहाँ पोर्टो रिको और यहाँ बर्मुडा, जो सी के बीच में जगह है वो बर्मुडा है। तो बर्मुडा से इन्होंने इसको द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल यहाँ पे नाम दिया। अच्छा, इसके बाद देखा ये गया कि बर्मुडा ट्रायंगल की कहानियाँ अचानक से और ज़्यादा आने लगीं, कई लोग सामने आने लगे सुनाने के लिए। एक और राइटर थे चार्ल्स बर्टलेट, उन्होंने तो इस पर एक किताब लिखी थी द बर्मुडा ट्रायंगल, और करीबन 20-30 लैंग्वेज में वो किताब थी और 20,000 से ज़्यादा उसकी कॉपियाँ, 20 मिलियन से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, उसकी कॉपीज़ हाल के हाल बिक चुकी थी। तो ये जो लोग थे उन्होंने उस पर मूवीज़ बनाना, बर्मुडा ट्रायंगल को सेंसेशनलाइज करना, ये सब चीज़ें भी शुरू कर दी थी। कभी भी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो प्रॉपर यहाँ पे हुई नहीं उन चीज़ों की, क्योंकि ना ही वो जहाज़ मिलते थे, ना ही वो लोग मिल रहे थे। उनके साथ में क्या हुआ, कौन कल्प्रिट था, या किसने क्या किया, या मैकेनिकल फेलियर था, शिप में कोई दिक्कत थी, विमान में कोई दिक्कत थी, तो ये सब चीज़ें जो थी वो यहाँ पे कभी उन पर गौर नहीं किया गया। खैर, अब ये सब चीज़ें चलती हैं। यहाँ से समय निकलता है
करीबन 3 साल निकले 1964 से, जब इसको बर्मुडा ट्रायंगल नाम दे दिया गया था। 22 दिसंबर 1967 आता है, एक और शिप था विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट दरअसल एक कैबिन क्रूजर था और इसको बताया जाता है कि अनसिंकेबल शिप माना जाता था। अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि काफ़ी सारे लाइफ सेविंग डिवाइसेस इसके अंदर लगाए गए थे, ये नहीं डूब सकता था। मियामी से निकला, इसमें कैप्टन डैन बुरक और उनके दोस्त फादर पैट्रिक हॉर्गन थे। ये दोनों के दोनों मियामी के क्रिसमस लाइट्स देखने के लिए जा रहे थे। कुछ ही दूरी पर पहुंचने के बाद में इन्होंने कैप्टन को, जो कैप्टन थे कोस्ट गार्ड पर, उनको यहाँ पे कॉल किया और सिग्नल भेजा और ये कहा कि कुछ उन्हें नीचे से हिट किया है, मतलब कि उन्हें ये जो उनका शिप है विचक्राफ्ट है उसे नीचे से बहुत तेज़ किसी चीज़ ने हिट किया है। उसके बाद उनका ये सिग्नल आया कि पर कोई अभी डैमेज हमें समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्जाम को क्रैक करना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी आईक्यू हमेशा से आपकी इस तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ है। सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, लेटेस्ट बैचेज हैं, क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, अपना कोर्स परचेज कीजिए। सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा उस प्राइस पर वीजे लाइव कोड लगाकर। वीजे लाइव आपका कोड है, ये कोड लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। लेकिन इसके करीबन 20 से 25 मिनट बाद ही जब कोस्ट गार्ड की टीम यहाँ पे पहुंची है, उन्होंने देखा कि ना ही यहाँ पे विचक्राफ्ट है, ये जहाज है, ना ही कोई लोग हैं, किसी का कोई सबूत नहीं मिला, ना ही कोई शिप, ना कोई लोग। एक्सटेंसिव सर्च किया गया, इसके बावजूद कोई ट्रेस कभी मिला नहीं। तो ये सब जो घटनाएं थीं ये बहुत ज़्यादा बर्मुडा ट्रायंगल को रहस्यमय बनाती गई। अब ये तो पुरानी घटनाएं हो गई, आपको हाल ही के कुछ केसेस बताएं। जुलाई 2015 में 2 14 साल के लड़के थे, ऑस्टिन और पेरी कोहेन। तो ये जो दोनों थे, दोनों फ्लोरिडा के कोस्ट से, यहाँ से एक छोटी सी बोट जो थी उसमें फ़िशिंग के लिए निकले। लेकिन 1 साल के बाद वो बोट तो मिली बर्मुडा के किनारे पे, बर्मुडा के कोस्ट पे, ये लोग नहीं मिले। ये दोनों जो लड़के थे वो गायब हो गए थे। इसके अलावा मई 2021 में एक छोटा ट्विन इंजन प्लेन था, 4 लोग उसमें सवार थे। पोर्टो रिको से फ्लोरिडा जाते समय ये जो प्लेन था रडार से गायब हो गया। बाद में इसका सिर्फ डेब्रिस मिला, वो लोग जो थे वो नहीं मिले। ये भी एक मिस्ट्री बन के रह गया। ये हाल ही 2021 का केस है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो सब लगातार में आ रही थी खबरों में, और लोग इस पर तमाम सारे वीडियोज़, तमाम सारी आर्टिकल्स, बुक्स पब्लिश कर रहे थे, मूवीज़ बन रही थी, सेंसेशनलाइज किया जा रहा था इन सारी चीज़ों को कि बर्मुडा ट्रायंगल में कहीं ना कहीं कुछ है। एक तरह से कहा जाए तो स्पूकी कहानियाँ जो होती हैं, मिस्ट्रीज़ होती हैं, ये सब इस तरह से लोग इसे बता रहे थे कि वहाँ पे जो प्लेन्स और शिप्स गायब होते हैं, लोग गायब होते हैं, वो इसलिए है कि वहाँ पे सुपर नेचुरल पावर्स हैं, वहाँ पे भूत प्रेत हो सकते हैं, वहाँ पे सी मॉन्स्टर हो सकते हैं, एलियंस जो हैं उन्होंने वहाँ अपना एक हब बना के रखा है, वो नीचे खींच लेते हैं पानी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी। कई लोगों ने तो ये कहा कि जो लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस है उससे इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे इसके बाद 2025 में सडनली एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट सामने आते हैं, कार्ल कुजेलनिकी जिनका नाम है। ये बताते हैं कि ये जो मिस्ट्रीज़ हैं दरअसल ये कोई असल में मिस्ट्री है ही नहीं, ये सिंपली स्टैटिक्स, बैड वेदर और ह्यूमन एरर का खेल है। यानी यहाँ पे जितने भी जहाज आज तक डूबे हैं, अगर उनको देखा जाए तो ये कोई भी जितना बिजी शिपिंग रूट ये है, जितना बिजी एरिया ये है जहाँ से इतने सारे जहाज़ निकलते हैं, उसके अकॉर्डिंग, और बाकी अगर आप दुनिया भर के इतने बिजी सी रूट्स को देखें जहाँ पे इतने सारे जहाज़ निकलते हैं, तो उनके कंपैरिजन में कोई भी ज़्यादा जहाज़ जो हैं वो यहाँ पे मिसिंग नहीं है, वो यहाँ पे नहीं डूबे हैं, या उनके साथ में यहाँ पे एक्सीडेंट इस तरह का नहीं हुआ है। यानी कि जो बाकी दुनिया भर के ऐसे शिपिंग रूट्स हैं या जो सी रूट्स हैं, वहाँ पे भी इतनी ही गिनती होती है जहाज़ों के गायब होने की, बैड वेदर की वजह से, अनकंडीशनल जो सिचुएशंस हैं उनकी वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से, या मैकेनिकल फेलियर्स की वजह से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ इन जो साइंटिस्ट थे कार्ल ज़ोलिंस्की, इन्होंने यहाँ पे बताई। अच्छा, जब इन्होंने ये सब चीज़ें बताई अपने डेटा के साथ में, तो उसे यूएस के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NOAA, उसने भी सपोर्ट किया। NOAA और लॉर्ड्स ऑफ लंदन, यूएस कोस्ट गार्ड, ये सब इनके दावों को सपोर्ट कर रहे हैं जो इन्होंने अपने डेटा में बताया है। NOAA ने 2010 में भी ये कहा था कि कोई प्रूफ नहीं है कि बर्मुडा ट्रायंगल में शिप्स और प्लेन्स किसी भी दूसरे बड़े बिजी ओशियन एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा मिस्टीरियसली गायब होते हो। सभी जगह इसी तरह की चीज़ें होती हैं।
जो कार्ल हैं, डॉक्टर कार्ल जो साइंटिस्ट हैं, 2017 से वो ये इस पर रिसर्च कर रहे हैं लगातार, और करीबन 9 साल के बाद अब जाके उन्होंने यहाँ पे अपना ये कंक्लूज़न निकाला है कि हैवी ट्रैफिक, जो ट्रैफिक नेविगेशन है, कई बार उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट जो हैं, जो नॉर्मल रेट पर हो रहे हैं लगातार, ये हर जगह इसी तरह से होते हैं। और लॉयड्स ऑफ लंदन जो है वो 1970 से यही बात कह रहा है। NOAA के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर केसेस को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि गल्फ स्ट्रीम की वजह से सडन वेदर चेंज जो होता है, कैरिबियन आइलैंड का जो कॉम्प्लेक्स मेज है उसकी वजह से नेविगेशन जो टफ करता है, और रेयर जो मैग्नेटिक इरेगुलरिटीज़ होती हैं उसकी वजह से कंपास जो काम करना बंद कर देते हैं। यही रीज़न है जो बर्मुडा ट्रायंगल को एक ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा कहा जाए कि ख़तरनाक एरिया बनाते हैं, कि वहाँ से निकलने में, हालांकि बहुत सारे जहाज़ रोज़ वहाँ से बिजी शिपिंग, जो बिजी सी रूट है तो वहाँ से निकलते हैं, लेकिन इसके बाद कई बार एक्सेप्शनल इस तरह के केसेस हो जाते हैं जहाँ पे जहाज़ जिनमें फ्यूल कम होता है, अगर सी रूट में फंस चुके हैं, इतने बड़े समुद्र के एरिया में हेल्प पहुँच नहीं सकती, तो वहाँ पे और नीचे जो रिजेज़ हैं, जो अंडर सी रिजेज़ हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स नीचे से हैं कि नीचे क्षति पहुँचती है, हिट करता है कोई जहाज़ को, जो स्ट्रक्चर है, पहाड़ है, पत्थर है, और उसके बाद जहाज़ फ्यूल ख़त्म, लोग नहीं है, हेल्प नहीं आ सकती, उसकी वजह से डूब जाता है, ख़त्म हो जाता है, लोग गायब हो जाते हैं। तो सिंपली ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे रही हैं। अच्छा, डॉक्टर कार्ल जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक बहुत अलग अपना एग्जाम्पल दिया। उन्होंने एक जगह का नाम बताया, जिसके बाद उन्होंने उससे कंपेयर किया, उसके केसेस से कंपेयर किया बर्मुडा ट्रायंगल को, और इसी के ऊपर सब लोग जो हैं उनकी इस बात पर, दावे पर हामी भर रहे हैं। ये जगह है बास स्ट्रेट ट्रायंगल, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक तरह से समुद्री इलाका, एक बहुत बड़ा समुद्री इलाका बास स्ट्रेट। यहाँ पे बताते हैं कि कई सारी ऐसी ही अजीब घटनाएं जो हैं लगातार चलती हुई आ रही हैं। 1978 में पहली बार यहाँ पे 20 साल का एक पायलट फेडरिक वेलेंटिच ये गायब हो गए थे यहाँ से। जो पायलट थे दरअसल ये मोराबिन विक्टोरिया से किंग आइलैंड के लिए निकले थे अपने प्लेन में, सेसेना 182L में। ये प्लेन जो था, रेडियो पे सडनली उन्होंने एक सिग्नल भेजा, जो पायलट थे उन्होंने कहा कि एक मेटेलिक अजीब सी चीज़ है जो मेरे विमान के ऊपर मुझे दिख रही है, बार बार मेरा पीछा कर रही है और मेरे विमान के ऊपर मंडरा रही है। ये उनका सिग्नल था। इसके बाद सडनली ये जो रेडियो कांटेक्ट था वो लॉस्ट हुआ, वो ख़त्म हुआ, और उसके बाद आज तक उनका कोई पता नहीं चला है। ये इसी एरिया में हुआ। इसके बाद एमिलिया जे का एक केस था। एमिलिया जे का जो केस था उसमें वो एक शिप पे थी, स्कूनर शिप थी वो, ये यहाँ पे गायब हुई। इसको ढूंढने के लिए जब बास स्ट्रेट में बाकी 2 शिपों को भेजा गया तो ये शिप और एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये दोनों ही गायब हो गए थे। ये एक बहुत बड़ा केस हुआ। किंग आइलैंड पर बाद में इनका थोड़ा डेब्रिस मिला था, लेकिन उस समय पर ये कैसे गायब हुए किसी को भी नहीं पता। 1934 में मिस हॉबर्ट एयरलाइनर का एक केस था जिसमें डी हेविलैंड एक्सप्रेस प्लेन जो था वो गायब हो गया था। 1935 में इसके बाद लोयना क्रैश का आप जिक्र देखिए, यहाँ पे ये भी हुआ। यहाँ पे एक होलीमैन एयरलाइनर था जो कि फ्लिंडर्स आइलैंड के पास में क्रैश हुआ। उसका मलबा जो था, जो लोग थे, वो सब गायब हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो थी लगातार यहाँ पे चली हैं। 1940s में इसी एरिया में बास स्ट्रेट के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के जो एयरक्राफ्ट थे वो गायब हुए हैं। ट्रेनिंग के दौरान में RAAF ब्रिस्टल बॉम्बर्स जो प्लेन्स थे वो ट्रेनिंग के दौरान यहाँ से गायब हो जाते थे। ये वो एरिया है, हवा से प्लेन गायब हो रहे हैं यहाँ पे भी। 79 में यानी कि जो कैप्टन थे जिन्होंने बोला था कि विमान के ऊपर कुछ मेटेलिक ऑब्जेक्ट चल रहा है, उनके हादसे के 1 साल बाद ही याच कार्लस्टन का केस हुआ। यहाँ पे भी उनका कोई नामो निशान नहीं मिला उनके याच का, वो याच से यहाँ पे निकले थे। लेटेस्ट केस आपको बताएं इस पूरे एरिया का, तो वो है सबसे अभी लेटेस्ट 7 अगस्त 2025 का। 7 अगस्त 2025, 72 साल के जॉर्जियो वॉगन और 66 ईयर ओल्ड किम वार्नर, ये दोनों निकले थे, दंपत्ति थे। ये निकले अपने लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में जॉर्ज टाउन तस्मानिया से हिल्स्टन जाने के लिए, न्यू साउथ वेल्स। अब ये जब यहाँ पे निकले तो प्लेन जो था वो दरअसल स्टार्टिंग के तो कुछ सिग्नल जो थे वो आए, लेकिन उसके बाद सडनली प्लेन जैसे ही बास स्ट्रेट पे पहुंचा तो यहाँ से गायब हो गया। इसके बाद अभी तक प्लेन का कोई सुराग नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है। 2025 है, पूरी तरह से इसकी पुख्ता जाँच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन फिर भी इस एरिया में जब जब जाया जाता है तो एक्सट्रीम जो अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस हैं वो अभी भी, ये अगस्त का ही महीना है, 7 अगस्त को ये हुआ है। अभी हम आपको जो वीडियो बना रहे हैं ये तारीख है 16 अगस्त। आप ये देखिए कि अनप्रेडिक्टेबल ऐसी वेदर कंडीशंस अभी भी उन लोगों को मिल रही हैं कि वो प्रॉपर तरीके से सर्च नहीं कर पा रही जो पुलिस की टीम है। तो ये जो इलाके हैं
इन सब से डॉक्टर काल का ये कहना है, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट का, कि ये अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस जो वेदर की होती हैं उनकी वजह से होता है, ह्यूमन एरर की वजह से होता है। बर्मुडा ट्रायंगल को आप जब देखते हैं तो आप मिस्ट्री की तरीके से देखते हैं। जब आप बाकी ऐसी केसेस को देखते हैं, बास स्ट्रेट को देखते हैं, बाकी उस तरह की और जो प्लेन वैनिश हुए हैं, जो डिसअपियर हुए हैं, उनको जब आप देखते हैं तो आप वहाँ पे कोई ना कोई एंगल बताते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन एरर था, यहाँ पे टेक्निकल एरर था, यहाँ पे पायलट की गलती थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना दावा ये बताते हुए कहा है कि अगर बर्मुडा ट्रायंगल है तो उसके केसेस देखे जाएँ तो ये वो समय था जब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन उस पर हुई नहीं, वरना ये चीज़ें पता चलती। और ख़ासकर ये उन्होंने एक दावा किया है कि कोई भी बाकी जो बिज़ी शिपिंग रूट है, जो बाकी सी रूट है बिज़ी, वहाँ पे जितने लोग गायब होते हैं, जितने शिप्स गायब होते हैं, प्लेन गायब होते हैं, उनसे बर्मुडा ट्रायंगल में कम ही जो प्लेन हैं वो गायब हो रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है इस जगह को, बास स्ट्रेट को, आपको बता दें। और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये नेचुरल हज़ार्ड्स पूरी तरह से हैं, ये कोई भी अलग इसमें पैरानॉर्मल चीज़ या एलियन की कोई थ्योरी नहीं है। किंग आइलैंड के पास तेज़ी से जो बदलने वाली हवा है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, शैलो वाटर रिस्पॉन्सिबल है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर रिस्पॉन्सिबल है। तो यही सब चीज़ें सारे केसेस में कही गई हैं। तो बर्मुडा ट्रायंगल का ये जो रहस्य है दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। राय आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताइएगा। आप मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।